नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, यूक्रेन रशिया का ये वॉर का जो एपिसोड है, अब ये सिर्फ एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं रहा है। अब ये दुनिया भर के लिए एक वेकअप कॉल बन चुका है। जब से ये जंग शुरू हुई है, हमने देखा है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली एनर्जी ग्रिड्स को एक वेपन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। आज हम यूक्रेन की एनर्जी क्राइसिस के ऊपर गहराई में चर्चा करेंगे। कैसे रशिया इसको अपनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए एक्सप्लॉइट कर रहा है, कैसे यूक्रेन की गवर्नमेंट और सिटीजन इस क्राइसिस का सामना कर रहे हैं और दुनिया इससे क्या कुछ सीख सकती है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स और वॉरफेयर स्ट्रेटजीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियोस आपके काम का है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। सबसे पहले समझते हैं कि यूक्रेन की करंट सिचुएशन क्या है। रशिया के अटैक्स में अब स्ट्रेटेजिक टारगेटिंग जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में एनर्जी ग्रिड्स, वाटर सप्लाई लाइंस और रेजिडेंशियल एरियाज पर रशिया के द्वारा लगातार अटैक किया जा रहा है। अब इसका असर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक लिमिटेड नहीं रहा है। अब इसका सीधा इंपैक्ट जो है वो सिटीजन्स की लाइफ के ऊपर हमको दिखता पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रीसेंट रिपोर्ट की अगर हम बात करें, काईव और खार्किव जो यूक्रेन की दो सबसे बड़ी सिटीज है, इन सिटीज के 30% से ज्यादा रीजन्स में रेगुलर पावर कट्स होते हैं। सोचिए, एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ना हो और टेम्परेचर उस दौरान -10 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका हो। ऐसे में लोग कैसे सरवाइव करते होंगे इतनी ठंड में, इतने कम टेम्परेचर में, बिना बिजली के, बिना हीटिंग सिस्टम के। यूएन का कहना है कि यूक्रेन के 60% से ज्यादा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है या फिर उनको बहुत ज्यादा सीवियर डैमेज जो है वो पहुंचा दिया गया है रशिया के द्वारा। इसका मतलब है कि मिलियंस ऑफ पीपल को अपनी डेली नीड्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पानी के लिए, लाइट के लिए, हीटिंग के लिए। ये एक ऐसी रियलिटी है जो दुनिया के लिए अनइमेजिनेबल लगती है। अब अगर हम आगे बढ़ें, इसको समझने की कोशिश करें, एनर्जी को इतिहास में पहले भी वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जा चुका है। दोस्तों, हिस्ट्री में वॉरफेयर का फोकस हमेशा मिलिट्री टारगेट्स पर पहले होता था या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता था, या फिर आप कह सकते हैं कि सोल्जर्स, टैंक्स और सप्लाई चेन्स इनको डिस्ट्रॉय पहला करना, उसके बाद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना पहले किसी भी मॉडर्न वॉरफेयर या हिस्टोरिकल वॉरफेयर का टारगेट होता था। मॉडर्न वॉरफेयर में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर अब एक प्राइमरी टारगेट बन चुका है और रशिया यूक्रेन वॉर इसका एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है आपके सामने। एनर्जी ग्रिड्स को टारगेट करना एक सिंपल रीजन है इसके पीछे। ये पूरे एक सिस्टम को पैरालाइज कर सकता है। अगर हॉस्पिटल्स में पावर नहीं होगा तो मेडिकल सर्विसेज कोलैप्स हो जाएंगी, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, इकोनॉमी आपकी क्रिपल कर जाएगी। इसलिए एनर्जी ग्रिड्स पर अटैक करना एक तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। लोगों के डेली लाइफ्स को डिसरप्ट करना, उनकी विल पावर को तोड़ना, ताकि वो अपनी सरकार को मजबूर करें कि आप अब जाकर रशिया के साथ, या किसी भी कंट्री के केस में हो सकता है कि आप अब दूसरी कंट्री के साथ जाकर एक पीस ट्रीटी साइन कीजिए, क्योंकि हमारी जिंदगियों पर इसका बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। यही रशिया की स्ट्रेटजी है। रशिया का टारगेट प्राइमरीली यूक्रेन के ट्रांसफॉर्मर, सब स्टेशन और पावर प्लांट्स हैं। ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक पॉइंट पर अटैक करने से पूरे सिस्टम में कैस्केडिंग फेलियर हो सकता है। इसका एक एग्जांपल है अक्टूबर 2022 में, जब रशिया ने यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक कोऑर्डिनेटेड मिसाइल अटैक लॉन्च किया था, जिसमें 40% एनर्जी ग्रिड डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब ये जो एनर्जी ग्रिड्स होती हैं, ये काफी ज्यादा वल्नरेबल भी होती हैं और इसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, यूक्रेन का मेजॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सोवियत एरा का बना हुआ है, यानी कि काफी पुराना है, जो मॉडर्न मिसाइल अटैक्स को विथस्टैंड करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। और इसके साथ साथ ये सारा जो एनर्जी ग्रिड है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक सेंट्रलाइज पावर ग्रिड की तरह काम करता है। अगर फेलियर हो गया तो पूरा रीजन जो है वो पावरलेस हो सकता है। वहीं इस फिजिकल डिस्ट्रक्शन के अलावा रशिया का एक बड़ा वेपन है साइबर अटैक। 2015 में यूक्रेन की पावर ग्रिड्स पर एक सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक लॉन्च हुआ था, जो एक मेजर ब्लैकआउट का रीजन बना था। और अब भी रशिया लगातार एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल अटैक करने के साथ साथ साइबर अटैक लॉन्च करने का भी लगातार प्लान करता रहता है, या लगातार वो करता रहता है। और छोटे मोटे इंसान से जो है वो यूक्रेन लगातार इसके तरीके से फेस कर रहा है। अब सोचिए, इन लोगों की लाइफ के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा होगा। सोचिए, एक एवरेज यूक्रेनियन फैमिली के लिए ये वॉर कैसे इंपैक्ट कर रहा होगा। हर दिन उसको अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ता है, कब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, कब नहीं मिलेगी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक रूरल एरियाज में तो पावर कट 12 से 14 घंटे तक एक्सटेंड कर दिए गए हैं। विंटर में -10 डिग्री टेम्परेचर के बीच अगर हीटिंग नहीं है तो सर्वाइवल एक चैलेंज बन जाता है। स्कूल और कॉलेजेस शिफ्ट कर चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस में सर्वाइवल कर रहे हैं। जहां स्टूडेंट्स को डे लाइट में पढ़ना होता है, अब आप सोचिए कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो ऑनलाइन क्लासेस भी चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अब दोस्तों, इस वॉर का सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है, जैसे मैंने आपको बताया, वो आम लोगों पर ही पड़ा है। एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक डारिया नाम की लड़की है, यूक्रेन की काइव जो उनकी सिटी है वहां पर वो रहती है।
डारिया का घर जो है वो यूक्रेन के काइव में 24वें माले के ऊपर सिचुएटेड है, 24th फ्लोर पर सिचुएटेड है और हर दिन उनको अपनी डेली रिक्वायरमेंट के लिए जो एक घर में 20, 30, 40 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वो कैरी करना पड़ता है क्योंकि बिल्डिंग की लिफ्ट बंद हो चुकी हैं, वाटर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा इर्रेगुलर हो चुका है। तो अब वो सारा का सारा परिवार मिलकर ग्राउंड फ्लोर से नीचे से वो 30-40 लीटर पानी डेली भर-भर कर 24वें माले तक लेकर जाने का काम करता है। ऐसी कंडीशन में डारिया का कहना है कि रशिया के अटैक से उनकी जो स्पिरिट है, जीवन जीने की जो स्पिरिट है, वही टूट चुकी है। सोचिए कितनी स्ट्रेंथ लगती होगी ऐसे माइंडसेट को मेंटेन करने में या फिर ऐसे माइंडसेट के दौरान भी अपने आप के जीवन को आगे बढ़ाने में। इसके अलावा वॉर के कारण मिलियंस ऑफ पीपल इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। जो लोग फ्रंटियर्स के पास रहते हैं, उनको घर छोड़ना तो उनके लिए मजबूरी ही बन चुका है। एल्डरली लोग फिजिकली रिलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपने जीवन में उन्हीं इलाकों के अंदर अभी भी रह रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना भी कर रहे हैं। अभी तक अगर हम बात करें तो लगभग 5 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो अपना घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। एक और डायमेंशन माइग्रेशन का है, बॉर्डर एरियाज़ में जो लोग अपने रिलेटिव्स के घर रिलोकेट करते हैं, पर ऐसी भी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने शेल्टर कैंप्स में जाना पड़ा है। शेल्टर कैंप्स में रहने वाले लोगों को इंटरनेशनल एनजीओज़ की तरफ से सपोर्ट तो मिल रहा है, पर रिसोर्सेज़ वहाँ पर हमेशा इनसफिशिएंट ही रहता है। अब यहाँ पर एनजीओज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन का रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। रेड क्रॉस, यूनाइटेड नेशन ग्रुप्स ना सिर्फ फूड और ब्लैंकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि हीटिंग सिस्टम और पोर्टेबल जनरेटर डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ये एक लाइफ सेविंग सपोर्ट बन गया है, लेकिन क्राइसिस के स्केल का सामना, इतना बड़ा क्राइसिस है, इतना बड़ा उसका स्केल है, उसका सामना करना अभी भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और इन एनजीओज़ के लिए भी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर किसी को इन एनजीओज़ के द्वारा सपोर्ट जो है वो सही टाइम पर नहीं पहुँचाया जा रहा है। वहीं हेल्थ केयर सेक्टर पर भी इसका एक बहुत ही ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक इफ़ेक्ट पड़ा है। पावर आउटेज का मतलब है कि वेंटिलेटर काम नहीं करेंगे, डायलिसिस मशीन काम नहीं करेंगी, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम फेल हो सकते हैं। एनजीओज़ के सपोर्ट के बावजूद काफ़ी हॉस्पिटल्स में जनरेटर सफिशिएंट नहीं है। एक डॉक्टर का कहना है कि वी आर फाइटिंग टू वॉर्स, वन विद द एनिमी एंड वन विद द डार्कनेस, यानी कि एक तरफ अंधेरे से लड़ाई लड़ी जा रही है और दूसरी तरफ रशिया के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। वहीं दोस्तों यूक्रेन के इंजीनियर्स ने एक और रिवॉल्यूशन करने की कोशिश करी या फिर कह लो कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को अब उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। छोटी स्केल पर सोलर पैनल, विंड टरबाइन लगाए जा रहे हैं जो लोकल कम्युनिटीज को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इस अप्रोच का एक एडवांटेज ये है कि सेंट्रलाइज्ड ग्रिड फेल होने पर भी ये सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। जर्मनी, अमेरिका जैसे देश यूक्रेन को एडवांस एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें माइक्रो टरबाइन, पोर्टेबल वाटर यूनिट्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। ये इनोवेशंस नॉट ओनली इमीडिएटली रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी एक ब्लूप्रिंट बनाने का काम कर रहे हैं। यूक्रेन के इंजीनियर्स, साइंटिस्ट भी बहुत ज़्यादा रिमार्केबल सॉल्यूशंस लेकर आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पोर्टेबल जनरेटर्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर पैनल्स को इमरजेंसी ज़ोन्स में डिप्लॉय किया जा रहा है। अब ये सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म नहीं है, पर ये इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करने का तो काम कर ही सकता है। पर हाँ, अभी लॉन्ग टर्म नहीं है, बट स्टिल लोकल लेवल के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो रहा है। एक और इनोवेशन जो मैंने आपको बताया, माइक्रो ग्रिड, वो भी कामयाब हो रहा है और माइक्रो ग्रिड के इस्तेमाल से सेंट्रलाइज़ सिस्टम से डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम की तरफ जाना यूक्रेन को अभी इमीडिएटली रिलीफ प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है साइबर सिक्योरिटी, जिसका पहले भी हमने ज़िक्र किया। रशिया ने मल्टीपल साइबर से अटैक्स के ज़रिए यूक्रेन की पावर ग्रिड को टारगेट करने की कोशिश की, पर यूक्रेन ने ऑटोमेटेड रिकवरी सिस्टम और मैन्युअल ओवरराइड्स के ज़रिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड तक न्यूट्रलाइज़ भी कर दिया। एक एग्जांपल 2015 का जो हमने डिस्कस किया था, पर अब यूक्रेन उससे काफ़ी ज़्यादा सीख चुका है, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। वहीं अगर हम बात करें आगे, यूक्रेन जो यूरोप का ब्रेड बास्केट माना जाता था, अब एनर्जी शॉर्टेज के कारण अपने एग्रीकल्चर आउटपुट को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। क्रॉप शॉर्टेज फैसिलिटीज़ या क्रॉप स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो थी, रेफ्रिजरेशन पर डिपेंडेंट होती है। इलेक्ट्रिसिटी के ना होने के चलते रेफ्रिजरेशन काम नहीं कर रहा है, तो वो भी फेल हो रही हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी प्रोडक्टिविटी ऑल टाइम लो पर जा चुकी है। एनर्जी शॉर्टेजेस का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स तो बंद हो चुके हैं या फिर लिमिटेड कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यूक्रेन की जीडीपी पर पड़ रहा है, जो 35% तक श्रिंक हो चुकी है। अब ये क्राइसिस सिर्फ यूक्रेन तक लिमिटेड नहीं है। यूरोपियन यूनियन जो रशिया की एनर्जी इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट थी, अब अल्टरनेट सोर्सेज ढूंढने पर मजबूर हो चुकी है। इसका रिजल्ट है कि एनर्जी प्राइसेस डेवलपिंग नेशंस के लिए भी स्काई रॉकेट हो रहे हैं और ये एक नया चैलेंज भी क्रिएट कर रहा है। वहीं हम इससे क्या सीख सकते हैं? इस वॉर का एक बड़ा लेसन ये है कि आपको अपनी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी को एक सेकेंडरी ऑप्शन के रूप में देखने के बजाय प्राइमरी एनर्जी सोर्स के रूप में देखना ज़रूरी हो चुका है, उसी पर हमको फ़ोकस करना ज़रूरी है। जर्मनी ने अपने रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा एक्सेलरेट किया है और ये ट्रेंड बाकी दुनिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल हो चुका है।
भारत को भी इसके ऊपर ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं रशिया के लिए एनर्जी वारफेयर का एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा उनकी बन चुका है, जो यूक्रेन के रेजिस्टेंस को वीकन करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। क्रेमलिन का नैरेटिव ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक यूक्रेन की मिलिट्री को क्रिपल करेगा, लेकिन इसका असली इम्पैक्ट सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर हो रहा है। वहीं फ्यूचर में क्या हो सकता है? यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन प्लान्स में रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को प्रायोरिटाइज अभी के लिए किया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट यूक्रेन को एक रेजिलिएंट इकोनॉमी बनाने में फ्यूचर में मदद भी करेगी। वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है कि यूक्रेन को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने के लिए 411 बिलियन डॉलर की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन यहाँ एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक मॉडर्न, एक सस्टेनेबल और सिक्योर एनर्जी ग्रिड क्रिएट करने की। तो दोस्तों, यूक्रेन की कहानी एक रिमाइंडर है कि रेजिलियंस और इनोवेशन से सबसे बड़ी क्राइसिस का सामना भी किया जा सकता है, लेकिन एक दूसरा साइड भी है, दुनिया के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।